हर जगह एक ही काम अपने तरीके से किया जाता है, लेकिन सऊदी अरब के तरीके और रवायात दुनिया से हटकर ही हैं। जो चीज़ें और रवायात हैं वो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। उनके पीछे छुपी वजूहात सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। मैं अरबी के घर पर काम करता था। मेरी मालिकन मुझे इशारे से अपने कमरे में बुला रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मुझे इस घर में नौकरी करते हुए दूसरा हफ्ता था और अब तक कई बार ऐसा हुआ था। अपने कमरे से निकलती और जब भी मेरी नज़र इस पर पड़ती तो वो इशारे से मुझे अपने कमरे में बुलाने लगती। मालिकन का हुलिया देखकर ही नज़रें फेर लेता था। ऐसे अनजान बन जाता था जैसे मैंने देखा ही ना हो। उनके कमरे में जाना तो बहुत दूर की बात थी। इतनी जवान और हुसैन मालिकन के करीब जाते हुए भी खौफ आता था। मालिकन जवान लड़की थी। इसके बाप ने मुझे ये बंगले पर नौकरी पर रखा था। मेरी नौकरी के तीसरे ही रोज वो अमेरिका चला गया था। शायद किसी कारोबार के सिलसिले में गया था। अपनी जवान बेटी को तन्हा छोड़ दिया था। वो हर भी लड़की कुछ अजीब सी थी। सारा सारा दिन घर से बाहर रहती। शाम को जब घर आती तो बहुत ही अजीब हुलिया में घर मैं घूमा फिरा करती। इसका लिबास देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैंने कभी किसी औरत को खुले आम ऐसे लिबास में नहीं देखा था। जहाँ कहीं मालिकन की मुझ पर नजर पड़ती वो इशारे से अपने कमरे की तरफ बुलाने लगती। मैं हमेशा इसे देखकर यूं हो जाता, मगर इस दफा ऐसा नहीं हो सका था। उसने सख्ती से मुझे घूर कर देखा था, अपने कमरे में आने का इशारा दिया था। हर बार मैंने इस इशारे को नज़रअंदाज करता था जैसे मैंने देखा ही ना हो, मगर इस दफ़ा उसने बिल्कुल सामने आकर इशारे से मुझे अपने कमरे में चलने का कहा। मालिकन की बात को इनकार करना मुमकिन नहीं रहा था। पता नहीं क्यों, मगर मुझे मालिकन के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते थे। इसलिए मैं आज तक कभी इसके कमरे में नहीं गया था। तो एक वजह यह भी थी कि वो और मैं घर में तन्हा थे। ऐसे मुझे जवान लड़के के कमरे में जाना मुनासिब नहीं लगा था। मेरी तरबियत ही ऐसी थी। मेरी 3 बहनें थीं। मैंने शुरू से उनका एहतराम किया था। मालिकन को भी अपनी बहन की नज़र से ही देखता था। लेकिन इस रात मालिकन मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही इसने दरवाजे की कुंडी लगा दी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क उठा। आखिर उसने कमरा बंद करने की क्या जरूरत थी? उसने मुझे देखा, कहने लगी, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, जब ही तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो। मैंने सर हिला दिया। वो मुस्कुराई और बिस्तर पर टांग डालकर बैठ गई। इसका हुलिया और भी अजीब हो गया। मैंने फौरन नजर झुका ली। वो जोर से हंसी और कहने लगी, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है? तो मुझे नजर भर कर कभी नहीं देखते, वरना बहुत से लड़के ऐसे हैं जो मेरे हसन के आशिक हैं, लेकिन मैं उन्हें हरगिज चाहती हूँ। तुम अपनी सारी मुश्किलात से बाहर निकलो ताकि तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती मजीद चमक जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो और बदले में तुम्हें एक रात के 60,000 रियाल मिल जाएंगे। बोलो, क्या ये सौदा मंजूर है? मालिकन की बात सुनते ही मेरा मुंह हैरत से फट गया। 60,000 रियाल कोई मामूली रकम नहीं थी। जो लोग सऊदी में रहते हैं वो जानते हैं कि इतने पैसों की क्या कीमत होती है। मैंने लड़खड़ा कर कहा, 60,000। मालिकन कहने लगी, हमारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। जानते हो कि हम कितने पैसे वाले लोग हैं? मालिकन की वाकई सच थी, बहुत ही पैसे वाली थी। उनके बाप ने मुझे पाकिस्तान से ये काम के लिए बुलाया था। सारा खर्चा भी खुद उठाया था। टिकट तक भी मालिकन ने भेजा था और मैं यही सर्विस क्वार्टर में रहता था। मेरी तनख्वाह तो 800 थी, इसलिए 60,000 मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। ये सोचकर मैं खुश हो गया था। मालिकन से कहा, ठीक है, मुझे बता दे कि आपको क्या काम है, मैं काम कर दूंगा। मालिकन ने खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालें तो मेरा जिस्म सुन्न होने लगा। तो मालिकन मेरे बहुत करीब आ गई थी। मालिकन कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बल्कि अपनी ख्वाहिश पूरी करवानी है, और तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं सुबह होते ही ये रकम तुम्हें दे दूंगी। बस एक रात ही की बात है, फिर तुम्हें ये नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम इतनी बड़ी रकम लेकर वापस अपने वतन चले जाओगे। मैंने घबराकर मालिकन से कहा, बता दे कि क्या ख्वाहिश है? तो मालिकन ने जो भी ख्वाहिश सामने बयान की सुनकर मेरे पांव तक पसीना आ गया। फौरन इनकार किया है, कहा कि ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। मगर वो कहने लगी, सोच लो, बस 12 घंटे की ही बात है। अभी रात के 8 बज रहे हैं। सुबह 8 बजे तक तुम्हें मेरी ख्वाहिश ही पूरी करनी है। ऐसा क्या मुश्किल है?
तुम जवान मर्द हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने मालिकन ने मेरे दोनों कंधों को मजबूती से अपने हाथों से जकड़ा और हंसने लगी और कहा कि सोच लो, 60,000 रियाल, वो भी सिर्फ एक रात में, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारे और मेरे सवा और इस घर में कोई नहीं है, इसलिए ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैं तो ये बात सुनकर सोच में पड़ गया था। मालिकन की ख्वाहिश खतरनाक थी और मालिक को पता चल जाता तो वो मुझे सलाखों के पीछे बजवा देते। मालिकन को अपने बाप का खौफ था जो मेरी कमाई के इसी में थे। मैं यहाँ से पैसा भेजता तो ही घर का गुजारा होता। मुझे डर लग रहा था कि शॉर्टकट के चक्कर में कहीं किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाऊं। मालिकन मुझे सोचते हुए देखा तो कहने लगी, चलो ठीक है, तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त देती हूँ। बाबा के आने में 4 दिन बाकी हैं। तुम 2 दिन अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे जवाब देना। दिन के वक्त दूसरे नौकर भी होते हैं, उनके सामने कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बाबा के पुराने वफादार मुलाजिम हैं। हर बात के आते ही बता देंगे। लोग शाम में चले जाते हैं, यहाँ रात सिर्फ तुम ही रुकते हो, इसलिए मैं अपनी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए ही पूरी कर सकती हूँ। ये कहकर मालिकन बड़ी आहिस्तगी से अपनी उंगली से मेरे होठों को छुआ तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं घबरा के पीछे हटा। मेरे चेहरे की घबराहट देखकर मालिकन की हंसी छूट गई और मैं तेजी से उनके कमरे से निकल आया। मैं अपने कमरे में पहुंच गया, बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस लेने लगा। इतने बड़े बंगले में सिर्फ और मालिकन थी। मालिकन की नीयत का मुझे अच्छी तरह पता चल गया था। मैं सोच रहा था कि मालिकन अपने बाप की गैर मौजूदगी में ऐसा काम कैसे कर सकती है। वो तो अपने बाप की इकलौती बेटी है, इसके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है तो जायज़ तरीके से पूरी कर सकती है। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। सारी रात में बिस्तर पर करवट बदलता रहा लेकिन मुझे नींद न आई। जवान मर्द था मेरे लिए मालिकन को ऐसी हालत में देखकर अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। मैं यही सोचता रहा कि 60,000 रियाल के बदले में अगर मैं मालिकन की बात मान लूं तो मेरे हालात बदल सकते हैं। मुझे सालों मेहनत करके भी इतना पैसा नहीं मिल सकता। वो मुझे देने को तैयार थी अगर काम ठीक नहीं था, लेकिन इस काम के जरिए में वो सब कुछ हासिल कर सकता था जो मेरा ख्वाब था। ये सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह में उठा तो फिर मैं बंगले में पहुंच गया। मेरा काम बंगले की सफाई करना, बर्तन धोना था। यहाँ के सारे पुराने मुलाजिम को अलग रहाइश मिली हुई थी, सब वापस जाया करते थे कि मैं ही था जिसे मालिकन ने सब क्वार्टर में रखा था। पाकिस्तान में मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी जबकि मैं पढ़ा लिखा था। इसके बावजूद भी कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा था। इस लिए मैंने सऊदी में नौकरी के लिए दरख्वास्त डाली थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी। जब मुझे इस नौकरी की ऑफर हुई तो मैं सोच में पड़ गया था तो हालात से मजबूर होकर सऊदी चला आया। अब ये मौका जब मालिकन की तरफ से मुझे मिल रहा था तो मेरे लिए बहुत ही अहम और कीमती था, लेकिन मेरा किरदार आड़े आ रहा था जो मुझे गलत काम की इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरी तरबियत बेटा इस तरह से नहीं हुई थी। सारा दिन मुलाजिम के साथ काम करता, पुराने मुलाजिम से बातचीत शुरू कर दी। कुछ दिनों में मेरी खाना पकाने वाले हिंदुस्तानी खानसामा से काफ़ी दोस्ती हो गई थी और यह काफ़ी अरसे से खाना बनाने का काम कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, मालिकन सारा दिन कहाँ रहती है? मालिक उन्हें अकेला छोड़कर कैसे चले गए? ये बात सुनकर खानसामा कहने लगा, ये तो मामूली बात है। मालिक कहीं भी जाते हैं तो मालिकन को साथ नहीं लेकर जाते और मालिकन की तबीयत बड़ी अजीब है। कभी तो किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़के के साथ। उनका तो काम ही यही है। मालिक खुद अपनी बेटी के इस मिजाज से बहुत तंग आ चुके हैं और बेटी को समझाने की ना जाने कितनी कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन मालिकन की इस फितरत में कोई तब्दीली नहीं आती। दरअसल मालिकन को अपने मुंह का साया नहीं मिला, शायद इसीलिए उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई और बुरी रफाकत का शिकार हो चुकी है। मालिक शायद जल्द उनकी शादी करवा दे। ये कहकर खानसामा अपने काम में मसरूफ हो गया और मैं सोच में पड़ गया। मालिक भी मालिकन की इस फितरत से जानते हैं कि उनकी बेटी किस रास्ते पर चल रही है, शायद इसीलिए मालिकन को खौफ नहीं है। मुझे सोच में डूबा देखकर खानसामा कहने लगा, मालिकन से दूर ही रहना है। हम सब से कोई भी मालिकन से ज्यादा बात नहीं करता और तुम भी अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहते हो तो मालिक की वफादार रहो। मालिकन की किसी बात पर कान न धरना। कभी कभी तो वो नशा करके घर में आती है, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया करो। तुमसे पहले भी एक नौकर आया था, उसे अब अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, फिर पकड़ी गई थी। इस नौकर को मालिक ने काम से निकाल दिया और मालिकन पर सख्ती शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से फिर उनकी हरकतें नजर आ रही हैं। यकीनन मालिक घर पर नहीं है।
वो फिर किसी मौका की तलाश में होगी और दोबारा अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहेगी। मैंने खानसामा से पूछा, मालिकन की शादी क्यों नहीं कर देते, इसी तरह उनका मसला हल हो जाए। मेरी बात सुनकर खानसामा जोर जोर से हंस कर कहने लगा, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, अभी तुम यहाँ नए हो, तुम्हें मालिकन के बारे में मालूम ही किया है। फिर मुझे कहने लगा, जाओ जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो, देर हो रही है, मुझे खाना बनाने दो। हम दोनों अपने काम में मसरूफ हो गए। रात के 8 बजे सारे नौकर अपने घरों को चले गए। वो सुबह 8 बजे वापस आने वाले थे और मालिकन यही 12 घंटे तो मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। इन सब के जाते मालिकन कमरे से बाहर निकली और मुझे देखकर कहने लगी, तुमने क्या सोचा है। मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, बस एक दिन और है, कल रात तक मुझे सोच कर जवाब दे देना, इसके बाद बाबा वापस आ जाएंगे। तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ हो, 60,000 कमाने का सुनहरा मौका गंवा रहे हो और मैंने तुमसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं कहा, छोटी सी ख्वाहिश है। मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। आज भी उन्होंने बहुत ही बुरा लिबास पहन रखा था। मैं दिल में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी लड़की है, शायद मुन की कमी ने इसे ऐसा बनाया है। बाकी मुन का होना बहुत ज़रूरी होता है। बाप तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है, तरबियत की जिम्मेदारी मुन पर ही आती है। मैं अपने क्वार्टर में आकर बैठा। मुझे उम्मा का ख्याल सताने लगा। बहन उम्मी मुझे याद आ रही थी। मेरी तरबियत बहुत अच्छी थी तो मेरी बहनों को भी बहुत ही इज्जतदार बनाया था। वो कभी नज़र उठाकर गैर मर्दों की तरफ नहीं देखती थी। उम्मी की ज़्यादा याद सताई तो मैंने फ़ोन उठाकर उम्मी को फ़ोन लगाया। बहुत कम ही मैं अपने घर फ़ोन करता था। घर वालों से बात करने के बाद ये रुकना मुश्किल हो जाता था। घर की बहुत याद सताती थी। घर का फ़ोन मेरी बहन ने उठाया। इसकी कांपती आवाज़ सुनकर घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ। एकदम ही ज़ोरदार रोने लगी और जो खबर उसने मुझे सुनाई वो सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी उम्मी को हार्ट अटैक हुआ था और वो अस्पताल में दाखिल थी। घर वालों ने मुझसे ये बात छुपा कर रखी थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। उसने मुझे यहाँ बताया। बाप ने मेरी बहन से फ़ोन लिया और मुझसे कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरी मम्मी की देखभाल बड़ी अच्छी तरह करेंगे। लेकिन मेरे जहन में बस उम्मी का चेहरा घूम रहा था। मैं अब्बा से कहा, पैसों का क्या बना, सारा खर्चा दवाइयों वगैरह के पैसे कहाँ से आए हैं। बस अब्बा खामोश हो गए। जान गया कि मेरे पीछे घर के हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। मैंने अब्बा से कहा, मैं परेशान होकर पैसे भिजवा देता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था कि जब तक तेरी तनख्वाह नहीं मिलती घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। हम सब लोग पाकों पर तेरी मम्मी सरकारी अस्पताल में दाखिल हैं और डॉक्टर भी सही तरह से उनकी देखभाल भी नहीं कर रहे। किसी ने मशवरा दिया है प्राइवेट अस्पताल में तेरी मम्मी का चेकअप करवा लो, लेकिन यहाँ तो रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब्बा एकदम ही रो पड़े थे। शायद उनके बेटे की सारी हदें टूट गई थी। फिर मैंने अब्बा से वादा किया कि मैं कल ही आपको बहुत बड़ी रकम भेजूंगा जिससे आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे और कुछ दिनों में मैं भी लौट आऊंगा। ये सुनकर अब्बा पूछने लगे, तेरे पास इतनी जल्दी इस तरह से इतना पैसा कहाँ से आया। मैंने अब्बा को बताया कि मेरे मालिक का बहुत ही रहम दिल है कि उसने मुझे पैसा दिया है। ये सुनकर अब्बा खुश हो गए और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे फैसला करने में एक लम्हा भी नहीं लगा था। मैं अब मालिकन की बात मान लूँगा, मगर बात मेरी और मेरी बहनों की मुस्तकबिल की, इसलिए मैं अपना आप कुर्बान कर दूँगा। शाम के बाद जब सब लोग चले गए तो मैंने मालिकन से कहा कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। कहने लगी, जानती थी तुम बहुत समझदार हो। मैंने मालिकन से कहा, लेकिन मुझे पैसे काम से पहले चाहिए। मेरी उम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे पैसे अपने वतन भेजने हैं। मालिकन कहने लगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फ़ौरन ही पैसे भेजने का इंतज़ाम कर देती हूँ, तो मुझे एड्रेस दे दो। मैंने मालिकन को अपना पता दिया। वो काफ़ी देर तक किसी से बात करती रही और कहने लगी, बस आधे घंटे में ही तुम्हारे घर वालों के पैसे मिल जाएंगे। मैंने मालिकन से कहा कि पहले तसल्ली कर लूँ। वो कहने लगी, ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है, सारे मुलाजिम जा चुके हैं, अब सुबह 8 बजे ही वो वापस आएंगे। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। फिर आधे घंटे बाद
जब मैंने अपने घर फ़ोन किया तो मेरी बहन की आवाज़ में खुशी थी। वो कह रही थी, भाई आपके भेजे हुए पैसे मिल गए हैं। कोई पठान आदमी आया था, उसने बताया कि अपने पैसे भेजाए हैं, अब हम उम्मी का बड़े अस्पताल में इलाज करवाएंगे। ये सब सुनकर मुझे भी खुशी हुई और मैंने कहा कि बस कुछ अरसे में भी वापस आ जाऊंगा। मालिकन मेरे सामने ही खड़ी थी, कहने लगी, अब तुम्हारा मसला हल हो गया, अब मेरा मसला खत्म करो। ये कहते ही मालिकन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। मैंने मजबूरी के आलम में जब ये सब किया, मेरा दिल बिल्कुल राजी नहीं था। खैर मैं मालिकन के साथ कमरे में चल पड़ा जहां वो मुझे लेकर जाना चाहती थी, और फिर वो सारी रात मैंने बहुत ही मसरूफियत से गुजारी। पूरे 10 घंटे हम दोनों ने मिलकर मालिक के कमरे का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मालिकन को किसी खास चीज़ की तलाश थी जो मालिक के कमरे में थी, और वो मेरे जरिए इस चीज़ को ढूंढना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन मालिकन का काम मुझसे नहीं हो रहा था, और फिर सुबह के वक्त मुझे वो चीज़ मिल गई जिसकी तलाश मालिकन को थी, लेकिन न जाने क्यों मैंने वो मालिकन को देने की बजाय छुपा ली थी। तो मेरे दिल में खौफ खुदा आ गया था। फजर की अजान हो रही थी, मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैं गलत कर रहा हूँ। मालिकन ने मुझे मायूसी से देखा और कहने लगी कि मुझे लगा था कि तुम मेरे बहुत काम के हो, लेकिन इस घर के एक एक कोने की सफाई करते हो, तुम्हें इस चीज़ के बारे में इल्म होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे पीछे 60,000 रियाल बर्बाद कर रही हूँ। तुम मेरे किसी काम नहीं आए। मैंने मालिकन के सामने ऐसे इजहार किया जैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की हो और फिर मुझे वो चीज़ ना मिली हो। ऐसे ही सुबह 8 बजे गए और जैसे नौकर आना शुरू हुए, मालिकन वापस अपने कमरे में चली गई और मैंने सफाई के काम में मसरूफ हो गया। दोपहर के वक्त मालिक के घर लौटने पर मालिकन घर पर नहीं थी, दोबारा से कहीं बाहर चली गई थी। मालिक अपने कमरे में थे। मालिक के सामने गया, हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मालिक मुझे देखने लगे, शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। सुनकर मालिक चौंक उठे। वो कहने लगे, तो क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई थी? मैंने सर हिलाया, कहा, मालिक वो। मैंने चाबी निकालकर मालिक के सामने रख दी। मालिक ने एक सिसकी भरी और कहने लगे, मेरी इकलौती बेटी ना जाने कुन बुरे रास्तों की मुसाफिर बन गई है। मैंने अपनी तरफ से इसकी तरबियत करने की पूरी कोशिश की है। शायद कारोबार की वजह से मैं इसे तवज्जो ना दे सका जो उसकी ज़रूरत थी। यही वजह है कि वो अपने बुरे दोस्तों का शिकार हो गई है। अब वो हर तरह का नशा भी करती है और वो और भी बुरे कामों में पड़ चुकी है, इसलिए उसे हर रोज रियाल चाहिए होते हैं। ये सारा पैसा अपने दोस्तों पर खर्च करती है। जब भी मैंने इस पर हर तरह की पाबंदी लगा दी कि यहाँ तक कि इसका खर्चा भी बंद कर दिया था, इसने ये नया तरीका तलाश कर लिया। वो तो जोड़ी की चाबी हासिल कर कि चोरी छुपे रोजाना पैसे निकालने का ख्वाब देखने लगी थी पहले भी, और दूसरे नौकरों के साथ मिलकर कमरे की इसी तरह तलाशी ले चुकी है। इस वक्त भी इसे चाबी नहीं मिली। दोनों पकड़े गए थे। फिर घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ये बात मेरी बेटी को पता नहीं है, और अब तुम खुद मेरे सामने खड़े होकर अपने गुनाह का इकरार न करते तो कुछ ही देर बाद में सारी रिकॉर्डिंग चेक करता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने क्या किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इसके गलत काम में साथ नहीं दिया। मैंने मालिक को 60,000 वाली बात भी बता दी और ये बताया कि मेरे हालात बहुत ख़राब थे, इसीलिए मैंने मजबूर होकर ये सब किया। मालिक ने 10,000 मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगे, ये भी अपने घर भेज दो। जो मेरी बेटी ने तुम्हें दिया वो भी मेरे पैसे ही हैं, इसलिए होने की ज़रूरत नहीं है। बेटी से खुद करूँगा, उसे समझाऊंगी। अगर वो अपनी बुरी सोहबत छोड़ देगी मैं दोबारा से पैसे देना शुरू कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से राजी होगी। इसे नशे की लत लग गई है, इसके दोस्त बहुत ही खराब हैं। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने मालिक से कहा, अब मालिकन की शादी क्यों नहीं करवा देते? वो कहने लगे कि तुम्हारी मालिकन ने हर जगह खुद को बदनाम कर लिया है, कोई इसका रिश्ता लेने को तो राजी नहीं। दौलतमंद हूँ, किसी को भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती अपनी बेटी किसी को नहीं डालना चाहता। अपनी बेटी के लिए शौहर नहीं खरीद सकता। मालिक ने मुझे ना नौकरी से निकाला और ना ही बुरा भला कहा था, बल्कि अपनी बेटी को समझाने के लिए कमरे की तरफ चले गए थे। मैंने दिल से दुआ की थी कि मालिक की ये मुश्किल हल हो जाए। मालिकन अपने ही बाप का पैसा चोरी करना चाहती थी, इसका इरादा बहुत ही बुरा था। मैंने भी मजबूरी में इसका साथ दिया था। इस बात पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैं आज भी मालिक बंगले पर काम करता हूँ। इस वक्त छठी पर अब पाकिस्तान आया हुआ हूँ। मालिक देखना अभी भी पहले जैसे ही हैं, लेकिन मालिक अपनी कोशिश कर रहे हैं। दुआ करता हूँ जल्दी ही मेरे मालिक की मुश्किल आसान हो जाए।